एवरीवन, मैं राशि शुक्ला। मैं आज आप सभी को केमिस्ट्री का 3rd चैप्टर पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है धातु और अधातु। ठीक है, तो हमारे धातु और अधातु तीसरे चैप्टर में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा धातु। और धातु में हम पढ़ेंगे धातु के गुण पढ़ेंगे, और धातु जल से अभिक्रिया करेगा तो क्या करेगा। उसके बाद मतलब धातु जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो हमारा क्या बनेगा। उसके बाद अधातु के बारे में भी हम अधातु के गुण पढ़ेंगे, मिश्र धातु पढ़ेंगे, सहसंयोजक बंध पढ़ेंगे, उपसहसंयोजक बंध पढ़ेंगे, और इन दोनों को समझेंगे भी, क्योंकि ये दोनों भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तीनों तो इम्पॉर्टेंट ही हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोड विभव पढ़ेंगे, जिसमें हमारा मानक इलेक्ट्रोड विभव भी आएगा, उसके यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हमारा प्रगलन आएगा, फिर गालक आएगा, फिर निस्तापन और वृजन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर वैद्युत रासायनिक वैद्युत सक्रियता श्रेणी है। इसमें ये बताया जाता है कि हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी तत्व रहेंगे वो हाइड्रोजन के नीचे जो तत्व रहेंगे उनको विस्थापित कर सकते हैं। उसके बाद वैद्युत लेपन विधि रहेगा, माइक्रोनिऑफ का नियम रहेगा। फिर संक्षारण रहेगा, हमारे पहले चैप्टर में संक्षारण था लेकिन इसमें भी ये तो पढ़ना है। उसके बाद मानक इलेक्ट्रोड, इस इलेक्ट्रोड विभव के उससे है। फिर गैल्वेनीकरण, ये इतने हमारे टॉपिक है जो हमें पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, और ध्यान देके पढ़ना है। तो ठीक है, हम देखते हैं हमारा जो पहला टॉपिक है धातु, उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं कि हमारा जो धातु है वो क्या होता है। तो देखते हैं, तो हमारा धातु क्या होता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति या प्रकृति रखते हो वे धातु कहलाते हैं। जैसे हमारा जो धातु है उसका एग्जाम्पल है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कॉपर। ठीक है, ये हमारे धातु के उदाहरण है। तो धातु क्या होता है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हो उन्हें धातु कहेंगे। जैसे मान लेते हैं मैं हूँ तो मम्मी पापा मुझे पैसे देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तभी तो देते हैं। तो उसी को जैसे मान लेते हैं मम्मी पापा धातु हैं और मैं लेती हूँ, धातु मुझे देता है। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है अधातु। ठीक है, तो हमारे अधातु में क्या आएगा देखते हैं। अब अधातु में इतना ही चेंज है सिर्फ। ठीक है, देखो हमारे अधातु में क्या है, हमारे धातु में था जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें धातु कहेंगे, और अधातु में है जो इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति रखते हो। अभी मैंने कहा ना कि मान लेते हैं मम्मी पापा मुझे पैसा दे रहे हैं, तो उनको वो पैसे देने की प्रवृत्ति रखते हैं तब मुझे देते हैं,
और अधातु में जो लेने वाला होता है वो लेने की प्रवृत्ति रखता है, मतलब मैं उनसे पैसे लेने की प्रवृत्ति रखती हूँ तब वो मुझे देते हैं। ठीक है, तो जैसे जो लेता है उसे अधातु कहेंगे और जो देता है उसे धातु कहेंगे। और हमारा जो इसका अधातु का एग्जाम्पल है वो आयोडीन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हमारी अधातु धातु हमारा क्या था, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखते हो धातु कहलाते हैं, और जो लेने की प्रवृत्ति रखेंगे वो अधातु कहलाएंगे। अब हम धातु और अधातु दोनों के गुण जानेंगे। ठीक है, दोनों को एक साथ ही पढ़ते हैं। हाँ, तो धातु व अधातु के गुण। तो धातु हमारे क्या होते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, ये सब हमारे धातु है। ठीक है, और अधातु ठोस, द्रव, ये सब हमारे अधातु हैं। तो धातु क्या होता है, धातु कठोर होते हैं। हमारा जो धातु है वो कठोर होगा और अधातु हमारा कठोर नहीं होता है। उसके बाद धातु चमकदार होते हैं और अधातु चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन हमारा जो आयोडीन है वो अधातु होता है, तो सिर्फ आयोडीन अधातु होते हुए भी, सिर्फ आयोडीन को छोड़ के बाकी सभी अधातु कोई अधातु चमकदार नहीं होती है। मतलब आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकदार होती है। ठीक है, और कोई भी अधातु चमकदार नहीं होती और सारी धातुएं चमकदार होती हैं। धातुओं के गलनांक अधिक होते हैं। जो हमारा धातु है इसका जो गलनांक है वो अधिक होता है और अधातु का गलनांक अधिक नहीं होता है। उसके बाद धातु जो है वो कठोर सतह से टकराने पर आवाज करती हैं, आवाज उत्पन्न करती हैं। धातु हमारा अगर किसी कठोर सतह से टकराता है तो वो आवाज उत्पन्न करता है। ठीक है, और फिर ये हमारे धातु का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मरकरी धातु को छोड़कर बाकी सारी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सिर्फ एक मरकरी जो हमारा धातु होता है उसे छोड़कर, मरकरी धातु को छोड़कर बाकी सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ये हमारा बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक, उसके बाद जो हमारा अगला अधातु का है वो है यह धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति रखती है। जो हमारा अधातु है ये धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति रखते हैं। ठीक है, इतना हमारा धातु और अधातु के गुण थे। अब हम देखेंगे कि हमारा जो धातु है वो किससे किससे क्रिया करेगा। ठीक है, धातु की सबसे पहले हम जल से क्रिया कराते हैं। धातु की जल से क्रिया, तो धातु जैसे हम ले लेते हैं हमारा सोडियम, क्या Na, और जल ले लेते हैं। तो हमारा यहाँ पे हमें 2 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी 2। तो यहाँ पे पता है वो हमारा ऑलरेडी माइनस में होता है हमेशा। ठीक है, और Na हमारा प्लस में होता है। और यहाँ पे हमारे पास 4 H हैं, तो 2 H माइनस और 1 H2 प्लस में। ठीक है, तो ये वाला इसके साथ क्रिया करेगा, उसके बाद इस वाले को भी अपने साथ ले लेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 आगे लिखेंगे क्योंकि 2 ये भी है, ये भी 2 है और हमारा ऑक्सीजन भी 2 है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखेंगे। ठीक है, 2 लिखने के बाद हमारा Na भी 2 है, H भी 2 है और O भी है। तो लिखेंगे 2NaO, उसके बाद हम H लिखेंगे, H लिख दिया, 2NaOH हो गया। तो हमारा सिर्फ बचा हमारा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, ये भी मुक्त हो गई।
मतलब जब कोई धातु किसी, इसके कहने का मतलब है जब कोई धातु किसी जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। ठीक है, ये था हमारा धातु की जल से अभिक्रिया। ठीक है, एक दो और देख लेते हैं। हम Ca का देख लेते हैं, Ca+H2O। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे 2, यहाँ पे भी 2। तो पिछली बार की तरह हमारा यहाँ पे 2H है, यहाँ भी 2H है, तो एक प्लस और एक माइनस। ये ऑलरेडी हमेशा ऑक्सीजन माइनस में और Ca प्लस में, तो इसकी क्रिया इससे कराएंगे, उसके बाद इसको भी इसके साथ ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 2 Ca है, 2 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन भी है, तो इसीलिए हम लिख सकते हैं आगे 2। अगर हम आगे 2 लिख देते हैं, उसके बाद अगर हम CaOH लिखेंगे तो मतलब Ca भी हमारा 2 है, O भी हमारा 2 है और H भी हमारा 2 है। बाकी हमारे पास केवल बचा क्या, H2। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे H2, मतलब हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। तो ये बात सही है कि अगर कोई धातु किसी जल से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगी। ठीक है, अब क्या है, धातु की अम्ल के साथ क्रिया। तो देखते हैं, अगर हम अपने धातु की क्रिया अम्ल के साथ करेंगे तो क्या होगा। अम्ल मतलब H2SO4, HCl और भी कई अम्ल, लेकिन ये दोनों हमारे सबसे अच्छे अम्ल होते हैं। तो अगर हम धातु की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है H2SO4। H2SO4 जो हमारा होता है उसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलते हैं। ठीक है, आगे किसी भी अम्ल के आगे तनु लग जाता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। ठीक है, तो इससे हम धातु कोई भी धातु हम ले लेते हैं Na। ठीक, Na हम धातु ले लेते हैं और अम्ल H2SO4 के साथ करेंगे इसकी अभिक्रिया। तो इससे जब करेंगे तभी भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा, क्योंकि देखो Na हमारा प्लस में, SO4 माइनस में, और हमेशा हाइड्रोजन हमारा प्लस चार्ज होता है, तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले से करा देंगे। बस देखो, प्लस वाले की क्रिया माइनस वाले से कराएंगे तो हमारा बन जाएगा NaSO4 और हमारा हाइड्रोजन गैस से बचा अकेले, तो इसको यहाँ पे मुक्त करा देंगे। मतलब जब किसी धातु की क्रिया हम अम्ल से कराएंगे तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। किसी धातु की क्रिया अगर किसी अम्ल से कराई जाती है तो हमें हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगी। ठीक है, एक आध और देख लेते हैं। अब हम देखेंगे मैग्नीशियम के साथ, Mg+H2SO4। ठीक है, तो यहाँ भी माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा, तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा दी जाती है। ठीक है, इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा देंगे तो हमारा हो जाएगा MgSO4 + H2। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। तो मतलब कि ये बात भी सही है कि अगर हम किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा, और अगर हम किसी धातु की क्रिया जल से कराएंगे तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। ठीक है, एक अम्ल हमारा HCl है, उससे भी एक बार देख लेते हैं। तो हम Na ले लेते हैं। ठीक है, Na+HCl। ठीक है, सॉरी तो यहाँ पे हम लिखेंगे
2HCl, यहाँ पे 2Na, तो Na हमारा प्लस होगा और क्लोरीन हमेशा माइनस होता है और यहाँ पे हमारा ये प्लस होगा। तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा देंगे, मतलब Na की क्रिया Cl से करा देंगे। यहाँ पे Na भी हमारे पास 2 है और Cl भी हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2NaCl प्लस हमारा सिर्फ हाइड्रोजन गैस बचा, तो यहाँ पे लिख देंगे H2 मुक्त हो गया। ठीक है, ठीक है, ये हमारा है अम्ल से क्रिया करा रहे हैं HCl से। अभी तक हम लोग अम्ल H2SO4 लिए थे और अम्ल अब HCl लिए हैं। ठीक है, ठीक, ये था हमारा जब धातु की क्रिया जल से कराते हैं तब भी हाइड्रोजन गैस मिलेगा, जब हम अपने धातु की क्रिया अम्ल से कराएंगे तब भी हमें हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। अब हम अगला देखते हैं। हाँ, जब धातु की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराएंगे तब क्या मिलेगा। हमारे नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3, ये होता है हमारा नाइट्रिक अम्ल। और इसी नाइट्रिक अम्ल की क्रिया अगर हम अपने किसी धातु से कराएंगे तो हमें धात्विक नाइट्रिक अम्ल मिलेगा और हमारा हाइड्रोजन गैस इसमें भी मुक्त होगा। डिफिनीशन में ये बताया गया है, हम लोग खुद ही करके देख लेते हैं। हाँ, ठीक है, तो हाँ, तो ये देखो कोई धातु ले लेते हैं, हम ले लेंगे Zn। ठीक है, अपना जो हमारा धातु होगा वो हम ले लेंगे Zn प्लस HNO3। तो HNO3 है, तो यहाँ पे हमें क्या 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस भी तो निकालना है, तो 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे जो Zn है वो प्लस और हमारा ये प्लस और ये हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा Zn प्लस होगा तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा दी जाएगी। तो यहाँ पे एक Zn, यहाँ पे 2NO3 है, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे। अगर कहीं आपको ऐसे मिल रहा है कि हमारी क्रिया तो हो रही है लेकिन यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 है, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा। लिखेंगे Zn फिर लिखेंगे NO3। ये इतना तो हमारा हो गया सिंपल। अगर 2 ना होता NO3 के आगे तो हमारा ऐसे हो जाता, लेकिन 2 है इसलिए यहाँ पे हमें होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा। सिर्फ NO3 ही तो 2 है इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। अब हमारा क्या बचा, हमारा सिर्फ क्या बचा, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बचा तो इसको हम मुक्त कर देते हैं। तो ये बात भी सही है कि अगर हम नाइट्रिक अम्ल की क्रिया किसी धातु से कराएंगे तब भी हमारा हाइड्रोजन गैस ही मुक्त होगा। ठीक है, ठीक। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी सक्रियता श्रेणी होती है उसके बारे में, कि देखते हैं कि हमारे जो मतलब हाँ देखो, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऐसे होता है। तो देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लेकिन हमारे जो एक मतलब जो हमारे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इसका परमाणु क्रमांक तो 1 2 3 ऐसे होता है। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे हमारा जो हाइड्रोजन है उसके बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो इसको समझने के लिए एक हमारे 11th में जरूर आएगा वो पढ़ने के लिए, मतलब हाई स्कूल में भी है पर 11th में बहुत डिटेल में आएगा। आप बाहु का नियम होता है एक, वो है आप बाहु का नियम है, उसका सिर्फ मैं आप लोग को
लिखवा दे रही हूँ, जो 1s2 2s2 ऐसे लिखवाया जाता है वो लिखवा दे रही हूँ। आप लोग उसको अच्छे से याद करके उसके बाद अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है याद करना। और अभी बता दे रही हूँ कि कैसे निकाला जाएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ठीक है, इतना हमें याद करना है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d10 5p6 6s2। ये आपको 11th में बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा और ये है आप बाहु का नियम। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे। मान लेते हैं हमारा हाइड्रोजन का कितना होता है 1, तो हम इसको करेंगे। तो यहाँ पे तो हमारे 1s2 है, तो हमारा जो 1s2 है ना उसको हम लिख सकते हैं 1s1, क्योंकि हमारा ये जो हाइड्रोजन है वो एक ही है। हमारा ये जो है एक हमारा इतना ही होना चाहिए। अगर हमारे इसका क्रमांक हाइड्रोजन का 1 है तो हमारा आंसर भी 1 आना चाहिए, मतलब जोड़ने पर उतना ही आए। ठीक है, जोड़ने पर ये नहीं कहे कि आंसर एक ही है, पर हमारा जैसे मान लेते हैं कि एक एग्जांपल ले लेते हैं ऑक्सीजन का। ठीक है, और ऑक्सीजन का हमारे कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन 8 होता है। ठीक है, तो हमारे इसका 8 होता है, तो हम इसको लिखेंगे तब तक लिखते जाएंगे जब तक 8 नहीं हो जाएगा, और जो हमारे ये ऊपर वाला होगा इसी को जोड़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले क्या है इसको देख के लिखेंगे। सबसे पहले हमारा क्या है 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6। तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा ना 2p, अगर हम 6 लिख देते हैं तो देखते हैं हमारा जोड़ने पर कितना आएगा। 6 7 8 9 10 हो जाएगा, और हमें चाहिए 8, तो यहाँ से हम 2 हटा देंगे। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 4। हाँ, हम घटा सकते हैं, मतलब अगर हमारा देखो हमारा जो S है उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 2 होता है। 2 से ज़्यादा नंबर नहीं ले जाना, 3 नहीं ले जाना है उसमें, ऊपर इधर के साइड यहाँ पे 3 नहीं ले जाना है। ठीक है, 2 तक ही ले जाना है। तो इसमें जो अधिकतम होता है इलेक्ट्रॉन वो 2 होता है, और हमारे P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 होता है, हमारे D में अधिकतर इलेक्ट्रॉन 10 होता है, और हमारे F में भी तो होता है, मतलब। लेकिन अभी हमारे हाई स्कूल में सिर्फ हमें D तक ही पढ़ना है, लेकिन हमारे जब हम हाई स्कूल से 11 में जाएंगे तो F आएगा जिसका होता है 40। ठीक है, हमारे S में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है, P में 6, D में 10 और F में 40 होती है। तो यहाँ पे मुझे ये देखना है बस हमारा जोड़ने पर 8 आ जाए, तो हमें 6 से ज़्यादा इसको नहीं ले जाना है। P को 6 से ज़्यादा 7 नहीं ले जा सकते, यहाँ पे ऊपर हम 7 नहीं लिख सकते, ये चीज़ देखना ऊपर। ठीक है, 7 नहीं लिख सकते। और हमारा जो S है उसमें देखो कहीं 2 से ज़्यादा लिखा है, यहाँ भी नहीं लिखा। देखो यहाँ पे S है 5 S है, लेकिन यहाँ पे 2 है, सिर्फ 3 या 4 नहीं है। तो S में देखो 2 है, हर जगह देखो S में 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, और यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। और हमारा P वाला देख लेते हैं। P यहाँ पे अधिकतम 6 होता है, 6, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे भी 6 है। 6 से कम कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं कर सकते। और D में हमारा 10 होता है, क्योंकि यहाँ भी देखो 10 है, 10 से ज़्यादा 11 भी नहीं कर सकते, 10 है और 10 है। अगर लेकिन हमारा यहाँ पे भी आपने देखा ना कि हमारा 8 ऑक्सीजन था, और अगर हम 2p6 लिख देते तो हमारा ये ऊपर वाला जोड़ने पे
4 2 6 2 8 2 10 हो जाता है। यहाँ पे जो हमारा 6 होता, ठीक है, 6 2 8 2 10 ऐसे हो जाता। तो इसीलिए हमें अपना ये 8 लाने के लिए इसको हमें 4 करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई पूछता है कि ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे 6, ये दोनों प्लस करके। पता है क्यों? क्योंकि सिर्फ एस वाले उपकोष को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे हैं पी डी एफ, हम अगर हमारे वो लास्ट में आते हैं तो उनके जैसे लास्ट में हमारा पी आया तो उसके आगे एस आएगा, तो जो पी वाला हमारा ये रहेगा इलेक्ट्रॉन, उसको हम एस वाले से जोड़ेंगे। उसके बाद जोड़ने पे जितना आएगा हम उतना बताएंगे कि हमारे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। तो हमारे ऑक्सीजन में बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 और हमारे हाइड्रोजन में 1, ठीक है। अब समझ में आया? एक दो और बता रहे हैं। देखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम। सोडियम का हमारा 11 होता है, हम सोडियम का देख लेते हैं, ठीक है। Na हमारा 11 होता है, ठीक है। ये तो सबको याद होना चाहिए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, क्योंकि ये हमारे 9th में ही बताया जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब हमारे पूरे 1 से लेकर 30 तक, 40, जहाँ तक भी हमारे पूरे 9th में ही ये बताया जाता है। तो अगर आपको ये याद होगा और इसका परमाणु क्रमांक याद होगा, तो अगर और ये याद होगा, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ये याद होगा तो आप बहुत अच्छे से कर ले जाएंगे ये, ठीक है। और बस समझने की देरी है। तो हमारा सोडियम कितना है? 11। तो हम पहले लिखेंगे, पहले क्या है हमारा 1s2, फिर क्या है 2s2, फिर क्या है 2p6 और फिर 3s2 है, ठीक है। तो अगर हम 2 लिख देते हैं तो हमारा 12 हो जाएगा। चलिए गिनते हैं एक बार, 6 2 8 2 10 2 12। तो यहाँ पे हम 2 हटा के 1 कर लेंगे, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं करेंगे, 2 हटा के 1 कर लिए। तो अगर अब कोई पूछेगा कि हमारे सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो हम बताएंगे सिर्फ 1 होती है, क्योंकि केवल एस ग्रुप को छोड़ के बाकी मतलब एस हमारा है, अगर वो सबसे लास्ट में आ रहा, उसके ऊपर का जो संख्या मतलब ये है इलेक्ट्रॉन, उसका वही बताएंगे कि बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतनी है। लेकिन अगर यहीं पे हमारा पी या डी या एफ कुछ भी आ जाता, मान लेते 2p4 आ जाता, तो इस 4 वाले को 1 के साथ जोड़ते, तब हम बताते कि हमारा जो बाह्यतम इलेक्ट्रॉन है वो है 5 है सोडियम का। लेकिन अभी यहाँ पे 1 है, एस वाले को नहीं जोड़ते हैं किसी के साथ। और बाकी कोई भी आएगा PDF, तो उसको हम इसके आगे वाले से जरूर जोड़ेंगे, ठीक है। इतना हमारा हो गया। अब आया समझ में सबको? अब ये 1 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। अब हमारी अगली टॉपिक है सहसंयोजक बंध। तो हमारा देखते हैं कि सहसंयोजक बंध क्या होता है। जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है तो वह परमाणुओं के मध्य बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि हम 4 भाई बहन हैं, ठीक है। ठीक है, हम 4 भाई बहन हैं, मान लेते हैं टाइम के लिए।
कोई 4 भाई बहन है। ठीक, इसका नाम है ABCD। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें तो मान लेते हैं मम्मी ने इसको 5 रुपया दिया और मम्मी ने इसको 2 रुपये दिए, इसको 1 रुपये, इसको 5 रुपये, 5 नहीं, इसको मान लेते हैं 7 रुपये दिए। ठीक है, इतने दिए। तो यहाँ पे क्या सब समान है, सबके पास बराबर का पैसा है? नहीं, किसी के पास यहाँ पे बराबर का पैसा नहीं है, किसी का ज़्यादा है, किसी का कम है। तो इसमें ये नहीं, इसमें मान लेते हैं कि इसमें समान साझेदारी नहीं है, तो वही इसमें कहा गया, इसमें समान साझेदारी नहीं है। तो जब समान साझेदारी नहीं होगी तो सहसंयोजक बंध नहीं होगा। अभी हमने क्या पढ़ा डेफिनेशन में, जब परमाणुओं के मध्य बनने वाला जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है, जब परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों की समान साझेदारी होती है और समान साझेदारी होती है, तो परमाणुओं के मध्य जो बंध बनता है उसको कहेंगे सहसंयोजक बंध। तो इसमें समान साझेदारी नहीं है, मतलब कि यह सहसंयोजक बंध नहीं है। और अगर मान लेते हैं हमारी मम्मी ने सबको 5-5 रुपए दिए, तो ये मतलब एक समान हो गया ना, कि मतलब सबको बराबर के पैसे दिए गए हैं, तो इसको कहेंगे कि सहसंयोजक बंध। जब हमारे इलेक्ट्रॉनों के मध्य समान साझेदारी होगी उसको कहेंगे सहसंयोजक बंध। अब हम सहसंयोजक बंध का अपने उदाहरण देख लेते हैं। हमारा CH4, ठीक है, हमें चौथे चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा ये सब, CH2, CH3, CH4, ये सब पढ़ने को मिलेगा। तो देखते हैं हमारा CH4, तो देखो यहाँ पे हमारा ये है, उसके बाद यहाँ पे हमारा C1 है लेकिन हाइड्रोजन 4 है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 1H 2H 3 1 4 हाइड्रोजन हो गया ना। तो इसमें मतलब समान है, चारों समान है। ठीक है, इसी को कहेंगे सहसंयोजक बंध। CH4 हमारा बहुत बेस्ट उदाहरण है सहसंयोजक बंध का, और बहुत आसान भी। ठीक है, अब हमारा अगला है उप सहसंयोजक बंध। देखेंगे हमारा उप सहसंयोजक बंध क्या होता है। ठीक है, उप सहसंयोजक बंध हमारा क्या होता है देखते हैं। तो परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे दे, परंतु दूसरा इलेक्ट्रॉन ना दे, तो इस प्रकार के बनने वाले बंध को उप सहसंयोजक बंध कहते हैं। जैसे मान लेते हैं मैं हूँ, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है, तो वो मुझे दें। ठीक है, वो मुझे देंगे। मम्मी मान लेते पापा मुझे पैसा दिए और मम्मी ने मुझे पैसा नहीं दिया, तो एक लोग दिए एक लोग नहीं दिए, यही हमारा उप सहसंयोजक बंध होगा। मतलब परमाणुओं के मध्य बनने वाला वह बंध जिसमें एक परमाणु इलेक्ट्रॉन दे तथा दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ना दे, तो इसे कहा गया है उप सहसंयोजक बंध। इसका हमारा उदाहरण है, हम ले लेते हैं PCl5 दिख रहा है, और यहाँ पे हम बनाएंगे इसकी वो, यहाँ पे P, उसके बाद यहाँ पे हमारा 5 है ना, तो 1 Cl 2 Cl 3 Cl, इतना पास में 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 1 5। ठीक है, और यहाँ पे हमारे ये समझ लो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है,
इतना है, मान लो ये हमारा एक पोटेशियम था, ये लिख दिया, और हमारे पास 5 क्लोरीन था, ठीक है, तो इसको लिख दिए। हाँ, अब क्या होगा, तो ये मतलब देखो, ये जो हमारा है ये बन गया, ठीक है। अब इसमें से सब पोटेशियम को एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे, सारे को देना चाहिए पर सारे नहीं देंगे, ठीक है। तो इसमें से ये वाला एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, फिर उसके बाद ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, और ये वाला भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, पर ये दोनों नहीं दिए हमारे, जो ये दोनों रहेंगे ये दोनों नहीं दिए। तो वही कहा गया है कि मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं देगा, तो इसे ही कहा गया है उपसहसंयोजक बंध। तो ये इसमें 5 थे, तो 3 हमारे पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन दिए और 2 नहीं दिए, इसे उपसहसंयोजक बंध कहा गया है, ठीक है। अब है हमारा वैद्युत रासायनिक श्रेणी या वैद्युत सक्रियता श्रेणी। वैद्युत रासायनिक या वैद्युत सक्रियता श्रेणी, ठीक है, इसको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये है हमारा, तो एक बार देख लेंगे इसकी जो ये हमारा है वैद्युत रासायनिक या वैद्युत सक्रियता श्रेणी, उसका उदाहरण क्या होता है, ठीक है। तो किसी परमाणु के ऑक्सीकारक विभव के घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है या विद्युत सक्रियता श्रेणी कहलाती है, ठीक है, यही है। किसी परमाणु में ऑक्सीकारक के विभव के घटते क्रम में लिखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है वह विद्युत रासायनिक श्रेणी कहलाती है, ठीक है। अब हमारा बनेगा, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले हम लेंगे पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे नहीं पूरा आएगा, पूरा नहीं आएगा, इस हेडिंग को मिटाना पड़ेगा, मतलब लेकिन यही रहेगा वैद्युत रासायनिक का सक्रियता श्रेणी। यहाँ से लिखना है, पहला रहेगा पोटेशियम, फिर सोडियम, ठीक है, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, जिंक, ठीक, और सबसे ज्यादा ये सारे तत्व जो हमारे हैं, ठीक है, ये तो है ही, और हमें सबसे ज्यादा ये हमें नॉर्मल शब्दों में लिखना, जैसे हम लिखते हैं वैसे में लिखना है, पर हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो हमें सबसे बड़ा लिखना है, मतलब ये देखो इतना बड़ा, ठीक है, हमारा हाइड्रोजन होगा। उसके बाद हमारा आएगा कॉपर, फिर Hg मतलब मरकरी, फिर Ag मतलब सिल्वर, और Au मतलब गोल्ड, ठीक है, ये आएगा। तो हमारे हाइड्रोजन के ऊपर वाले क्या क्या है, पोटेशियम, KNaCl, MgAl, Zn, FePb, इतना है, और हमारे हाइड्रोजन के नीचे क्या है,
CuHgAgAu। तो Hg को कहते हैं मरकरी, Ag को कहते हैं सिल्वर, Au को कहते हैं गोल्ड। ठीक है, इतना सब ध्यान में रखना। उसके बाद अब देखेंगे कि हमने ये लिखा क्यों है, क्योंकि हम सक्रियता श्रेणी पढ़ रहे हैं ना, तो ये लिखना पड़ेगा। और हम देखेंगे जो हमारा सबसे अधिक अभिक्रियाशील, जानते हैं कौन सा तत्व है ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील? सबसे अधिक अभिक्रियाशील। ठीक है, उसके बाद जो हमारा Ca है कहा गया है ये तत्व H को विस्थापित करते हैं। हमारा जो Ca है वो H को विस्थापित करता है। ठीक है, उसके बाद हमारा जो Zn है ये हमारी घटती अभिक्रिया है। ठीक, और हमारा सबसे कम अभिक्रियाशील होता है गोल्ड, Au। हमारा जो Au होता है वो सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। तो हमारे लिखने का फायदा क्या है, हमारे पॉइंट में लिखा, इसको हम देखेंगे तो इसके द्वारा मतलब इस सक्रियता श्रेणी के द्वारा सिर्फ इतना ही क्यों लिखा गया है, जो हमारा और भी हीलियम, लिथियम ये सब क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये इतना ज़्यादा जरूरी है, ये इतना हमारे सक्रियता श्रेणी में आते हैं। तो इस लिखेंगे तो ये जो लिखे हैं सक्रियता श्रेणी के द्वारा धातुओं में हाइड्रोजन विस्थापित करने की जानकारी प्राप्त होती है, मतलब कि कौन कौन हमारे हाइड्रोजन को विस्थापित करेंगे कौन नहीं। तो हमारा देखा गया जो हमारा Ca है वो हाइड्रोजन को विस्थापित करता है, बताया गया है ना। और उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, किसी अधिक सक्रिय धातु को किसी कम सक्रिय धातु के विलयन में डालने पर कम सक्रिय धातु मुक्त हो जाती है। पता है इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, जो हाइड्रोजन के ऊपर है वो सब हाइड्रोजन के नीचे वाले को विस्थापित कर सकती हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेंगे, ये सब अच्छे से नोट हो गया है ना। अब हम लेंगे क्या, हम एक उदाहरण के समझेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे क्या था हमारा, इतना ही जानेंगे कि हाइड्रोजन के नीचे हमारा क्या था, मरकरी था, गोल्ड था, सिल्वर था, ठीक है, और कॉपर था। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हमारा जो उदाहरण है वो है Fe+CuSO4, ठीक है। तो जो हमारा ये देखो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा देंगे, ठीक है। तो Fe हमारा हो जाएगा FeSO4+Cu। तो यही दिखा रहा है कि जो Cu है हमारा वो हाइड्रोजन के नीचे था और Fe जो है वो हाइड्रोजन के ऊपर था। तो यही बताया जा रहा है कि हमारा जो Fe है वो Cu को विस्थापित कर सकता है। हाइड्रोजन इतना बड़ा क्यों लिखा गया है? अगर सबके समान लिखा जाता तो पता नहीं चलता, क्योंकि हाइड्रोजन भी हमारा एक तत्व है, तो इसीलिए उसको बहुत मतलब थोड़ा बड़ा लिखा गया है। इसीलिए लिखा गया है ताकि ये जान सके कि जो हाइड्रोजन के ऊपर वाला है वो हाइड्रोजन के नीचे वाले को विस्थापित कर सकता है। और जो हमारा पोटेशियम है वो हाइड्रोजन को भी नहीं, पोटेशियम नहीं, कैल्शियम, जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे हाइड्रोजन को भी विस्थापित कर सकता है, ठीक है। ये हमारा उदाहरण। अब हमारा अगली टॉपिक है मार्केनिकॉफ का नियम, ठीक है।
है मार्कोनी कॉफ का नियम। इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु हमेशा उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। हाइड्रोजन परमाणु हमारा क्या होता है, अब हम कुछ लोग थोड़ी से कंफ्यूज होंगे। हाइड्रोजन अभी हमारा ये जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, इसके बाद हमारा जो चौथा कार्बन वाला चैप्टर है उसमें हमारा आएगा हाइड्रोजन एक क्रियात्मक समूह है। एल्कोहल, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कीटोन, ऐसे बहुत से आएंगे और उसी में हाइड्रोजन भी आएगा, तो वो भी हमें पढ़ना होगा। हाइड्रोजन जो है हमारा एक क्रियात्मक समूह है जिसमें आएगा क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो, मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो कहते हैं हाइड्रोजन में, ठीक है। ये क्रियात्मक समूह है हमारा। क्लोरो को Cl, ब्रोमो को Br, आइडियो को I, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडियो, ये हमारा आर्गो है, हाइड्रोजन समूह है और लास्ट में यही सफिक्स में ये लगाया जाता है। जब हम लोग कार्बन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक है। अभी समझते हैं कि मार्कोनी कॉफ ने कौन सा नियम दिया था। तो इस नियम के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु हमेशा उन कार्बन परमाणु के से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है। अब हम एक उदाहरण लेके समझते हैं। तो हमारा जो उदाहरण है वो है यही है हमारा उदाहरण। तो हम अगर हाइड्रोजन और Cl को तोड़ेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, Cl अलग हो जाएगा, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस और ये हमारा प्लस और ये हमारा माइनस। तो अगर हम मान लेते हैं ये नीचे है तो यहाँ से पहुंचाना ज्यादा है, कोई भी प्लस माइनस मान सकते हैं, ऊपर वाला प्लस मान सकते हैं, नीचे वाला माइनस, या नीचे वाला प्लस ऊपर वाला माइनस मान सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन की क्रिया इससे करा देंगे क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, तो हमारा हो जाएगा CH2। तो यहाँ पे एक बन गया तो हम एक बंध यहाँ से तोड़ देंगे। यहाँ पे हमारे दो ही बंध लगा है ना, CH और डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दो ही बंध लगा है तो एक बंध हम तोड़ देंगे। हमारे चौथे चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो हमारा धातु चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा क्योंकि उसमें एकल बंध, द्विबंध, त्रिबंध और सारे क्रियात्मक समूह को बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है, तो आ जाएगा अच्छे से, ठीक है। उसके बाद हमारे यहाँ पे बचता है क्लोरीन और यहाँ पे हमारा बचेगा एक CH। तो उसका हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लगाएंगे डबल बॉन्ड, ऊपर लिखेंगे CH और यहाँ से भी एक बॉन्ड तोड़ देंगे, केवल एक ही बचेगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे Cl। बस हमारा इतना ही है। जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है वहीं पे हाइड्रोजन समूह जुड़ता है, ठीक है। ठीक, ये है हमारा उसका मार्कोनी कॉफ के नियम का उदाहरण। अब हमारा अगला टॉपिक क्या है, अब हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रोड विभव। इलेक्ट्रोड विभव क्या है, जब किसी धातु को किसी विलयन में डुबोते हैं तो धातु की क्षण को एक इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उपकरण को अर्धशेल कहते हैं जिसे अर्ध अभिक्रिया होती है। इसके कारण इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। एक बार फिर से देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव हमारा क्या होता है। जब किसी धातु की किसी विलयन में जब किसी धातु को किसी विलयन में डुबोते हैं तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहते हैं तथा उपकरण को अर्धशेल कहते हैं जिससे अर्धशेल की अभिक्रिया होती है।
इसके कारण इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इसका हम एक बार फिगर देख लेते हैं। मान लेते हैं ये मान लेते हैं कोई क्या है, क्या हमारा था, किसी धातु को किसी विलयन में डुबोते हैं। तो मान लेते हैं ये कोई बर्तन है जिसमें हमारी पानी है, ठीक है। ठीक, और इसमें हम एक धातु डालेंगे, मतलब टेढ़ा नहीं रहेगा भाई। आप लोग अपनी तरफ से कर लेना सीधा सीधा, ठीक है, टेढ़ा होना नहीं रहेगा। हाँ, तो इसमें डुबोते हैं। हाँ हाँ, मान लेते हैं ये कोई धातु है जो किसी विलयन में डुबोते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हमारी होगी धातु की छड़। और फिर जो हमारा ये है वो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण, इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है, ठीक है। और जो ये होगा हमारा इधर सब, वो होगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण, ठीक है, और माइनस। ठीक, उसके बाद ये हमारा एक विलयन है, ये तो हमारा एक विलयन है जिसमें हमें धातु की छड़ डालना है। और ये हमारा होगा अर्धशेल, ठीक। बस ये फिगर है, ये फिगर से आप बहुत अच्छे से इसका डिफिनेशन भी बना सकते हैं। जब किसी विलयन में किसी धातु की छड़ को डुबोते हैं तो धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड कहेंगे, मतलब इसको इलेक्ट्रोड कहेंगे। उसके बाद तथा उपकरण को अर्धशेल कहेंगे। जो हमारा उपकरण होगा उसको अर्धशेल कहेंगे, जिससे अर्ध अभिक्रिया होती है, जिससे हमारी जो अर्ध अभिक्रिया होती है इसके कारण इलेक्ट्रोड पर विभव बनता है, ठीक है। ये हमारा जो यही है, यही हमारा इलेक्ट्रोड है, ठीक है। इलेक्ट्रोड पर विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है, ठीक है। अब हमारा होगा मानक इलेक्ट्रोड विभव। क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है देखते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव का तो पहले चित्र में बनाना है। देखते हैं, अगर 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन पर किसी धातु की छड़ को उसी वस्तु के विलयन में डालते हैं तो उसके मोल प्रति लीटर की सांद्रण के कारण धातु की सतह तथा उसके विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा गया है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। इसे ई से प्रदर्शित करेंगे। एक बार फिर से सुन लेते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस या 298 केल्विन पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डालते हैं तो उसके मोल प्रति लीटर के सांद्रण के कारण धातु की सतह तथा उसके विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहा जाता है और इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब हम इसका फिगर देख लेते हैं।
फिगर मानक इलेक्ट्रोड विभव का, और हमारा जो दूसरा फिगर है वो है बस ये था हमारा फिगर। और डिफिनीशन फिगर दोनों अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा मानक इलेक्ट्रोड का चित्र है, और हमारा इसका डिफिनीशन जो था वो कह रहा है 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पर किसी धातु की छड़ को उसी धातु के विलयन में डालते हैं तो उसके मोल प्रति लीटर को सांद्रण के कारण धातु के सतह तथा उसी विलयन के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसी को मानक इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये हमारा डिफिनीशन था और ये हमारा फिगर है मानक इलेक्ट्रोड विभव का, ठीक। हमारी अगली टॉपिक है निस्तापन। ठीक है, तो निस्तापन हमारा क्या होता है देखेंगे। अयस्क की अशुद्धि वाष्पशील पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाती है, परंतु अयस्क पिघलने नहीं दिया जाता है, जिसे निस्तापन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है। निस्तापन का जो परिभाषा है वो है अयस्क की अशुद्धि वाष्पशील पदार्थ के रूप में बाहर निकल जाता है। क्या बाहर निकल जाता है? निस्तापन बाहर निकल जाता है, परंतु अयस्क पिघलने नहीं दिया जाता है, जिसे निस्तापन कहा जाता है, और इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है, ठीक है। ये हमारा था निस्तापन का डिफिनीशन। अब हमारा होगा भ्रजन का, ठीक है। भ्रजन हमारा भ्रजन क्या होता है, ठीक है। तो वायु की उपस्थिति में अयस्क को उस ताप पर ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन के साथ अशुद्धियों के साथ बाहर निकाला जाता है। भ्रजन कहलाता है। वायु की उपस्थिति में अयस्क को उच्च ताप पर ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन के साथ अशुद्धियों के साथ बाहर निकाला जाता है, जिसे भ्रजन कहते हैं। जैसे हम इसका भ्रजन का देख लेते हैं। जैसे 2FTS है प्लस 3O2 है, ऑक्सीजन के साथ निकाला जाता है। CO2 है, तो हमारा यहाँ पे ये जो O है ये माइनस में रहेगा, ठीक। Fe हमारा जो है वो प्लस में रहेगा, ठीक। तो इस प्लस वाले की क्रिया इस माइनस वाले के साथ करा देंगे। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 2 है, और 3 और वो है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2FeO प्लस, यहाँ पे हमारा ये बचा और O बचा, तो हो जाएगा 2SO2 हमारा हो गया, ठीक है। ये है हमारा भ्रजन का उदाहरण। ऑक्सीजन के साथ बाहर निकाला जाता है, तो देखो ऑक्सीजन के साथ गया ना। अब हमारा अगला है प्रगलन।
हमारा प्रगलन क्या होता है? प्रगलन जब किसी अयस्क में कार्बन मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। जब किसी अयस्क जो हमारा होता है, अगर उसमें कार्बन मिलाकर, अयस्क में कार्बन मिलाकर उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो इस क्रिया को प्रगलन कहते हैं। यह क्रिया वाण्य भट्टी में कराया जाता है। एक वाण्य भट्टी, वाण्य ही तो है, हाँ, एक वाण्य भट्टी है जिसमें अयस्क को कार्बन के साथ मिलाया जाता है और इसे तपाकर गर्म किया जाता है। इस क्रिया को ही प्रगलन कहते हैं और यह क्रिया कहाँ होता है? वाण्य भट्टी में होता है। ठीक है, अगला है हमारा गालक। अगला हेडिंग है गालक। गालक हमारा क्या होता है? वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को सरलता से अलग कर देते हैं। वे पदार्थ जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आसानी से या सरलता से अलग कर देते हैं, वे गालक कहलाते हैं। अलग होने पर पदार्थों को धातुमल कहते हैं। जो पदार्थ अलग हो जाते हैं उन्हें धातुमल कहते हैं। ठीक है, अब हमारा गालक में ही आएगा क्षारीय गालक और अम्लीय गालक। तो हमारा क्या होगा? पहला होगा क्षारीय गालक। ठीक, हमारा होगा क्षारीय गालक। इसमें अशुद्धियों की अम्लीय प्रकृति में उपस्थित होती है। इसके अशुद्धियों में अम्लीय प्रकृति उपस्थित होती है। क्षारीय गालक में अम्लीय अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। ठीक है, और जो हमारा अम्लीय गालक होगा उसमें क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित रहेंगी। हमारे क्षारीय में अम्लीय अशुद्धियां उपस्थित रहेंगी। अम्लीय अशुद्धियां उपस्थित, और जो हमारा अम्लीय होगा उसमें क्षारीय अशुद्धियां उपस्थित। ठीक है, क्षारीय गालक में अम्लीय अशुद्धियां उपस्थित होंगी और अम्लीय में क्षारीय उपस्थित होंगी। ठीक, अब है हमारा अगला टॉपिक जो है सबसे पहले हम जानेंगे कि जो एल्युमिनियम अयस्क होता है, बॉक्साइट का सूत्र जानेंगे कि हमारा बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है। ठीक है, सूत्र लिख दे रही हूँ, अच्छे से समझ लेना क्योंकि सूत्र याद करना बहुत, क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जाता है। क्या बॉक्साइट, हमारी बॉक्साइट का सूत्र क्या होता है? होता है Al2O3 इंटू 2H2O। ये हमारे होता है बॉक्साइट का सूत्र। अगला है हमारा कॉपर ग्लास का सूत्र क्या होता है? कॉपर ग्लास का हमारे सूत्र क्या होता है? सूत्र होगा Cu2S। ये हमारे कॉपर ग्लास का सूत्र है। क्यूप्राइट का सूत्र क्या है? क्यूप्राइट का सूत्र होगा Cu2O। ये हमारे क्यूप्राइट का सूत्र है। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होगा? कॉपर पायराइट का सूत्र होगा CuFeS2। ये हमारे इतने सूत्र हैं, ये हमारे आते हैं कॉपर के अयस्क में, ये एल्युमिनियम के अयस्क में। ठीक है, ये हमारा एल्युमिनियम के अयस्क का है और ये तीनों कॉपर के अयस्क का है। ठीक है, सूत्र है।
ये तीनों बहुत अच्छे से याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। और हमारे जो जंग होता है, जंग का सूत्र क्या होता है? जंग का सूत्र भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये पूछा जाता है। जो जंग लगता है उसका सूत्र क्या है? उसका जो हमारा अणु सूत्र है, अणु सूत्र जो है वो होगा Fe2O3 इंटू 2H2O। ये हमारा होगा अणु सूत्र। और हमारा जो रासायनिक नाम होगा वो होगा हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड होगा। ठीक है, ये हमारा जंग का अणु सूत्र है और रासायनिक नाम हाइड्रेट फेरिक ऑक्साइड। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक है संक्षारण। संक्षारण हमने आपको पहले चैप्टर में बताया था। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाती है तो उसे संक्षारण कहते हैं। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आ जाता है तो उसे संक्षारण कहते हैं। संक्षारण, अगर हम संक्षारण की सुरक्षा कैसे करें, संक्षारण से हमारा बचाव क्या है? ग्रीस का तेल लगाएं या पेंट करें। और संक्षारण हमारा जो सरिया होता है, अगर अभी वो पेंट ना हुआ हो या ग्रीस का तेल उसमें ना लगा हो, और अगर ठंडियों के मौसम में जो शीत पड़ती है या बारिश होती है तो उसमें अगर वो भीग जाता है तो उसमें मोर्चा लग जाता है, वही होता है हमारा संक्षारण। और अगर हम इसी सरिये में पेंट कर दें या ग्रीस का तेल लगा देंगे तो इसमें कोई मोर्चा नहीं लगेगा। ठीक, या हम गैल्वीकरण करें या हम विद्युत लेपन करें, संक्षारण ये सुरक्षा के लिए गैल्वीकरण करें या विद्युत लेपन करें। ठीक है, इतना करने पर हमारा संक्षारण से बचाव हो सकता है। अब हमारी अगली टॉपिक है गैल्वेनीकरण। होती क्या है? गैल्वेनीकरण तो करेंगे तो संक्षारण की सुरक्षा के लिए, लेकिन होता क्या है ये भी जानेंगे। गैल्वेनीकरण और विद्युत लेपन, ये दोनों टॉपिक अभी हम पढ़ रहे हैं। विद्युत लेपन क्या होता है और गैल्वेनीकरण क्या होता है। और ग्रीस का तेल और पेंट लगाना तो सब जानते हैं। तो गैल्वेनीकरण क्या होता है? जब लोहे पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है तो उसी को गैल्वेनीकरण कहते हैं। जब किसी लोहे पर, ठीक है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाएगी, हाँ, तो उसे ही गैल्वेनीकरण कहेंगे। अब हम आज देखते हैं कि हमारा जो विद्युत लेपन है वो क्या होता है। विद्युत लेपन विधि, अगर आप लोग अच्छे से समझेंगे ना तो आप लोग को बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, विद्युत लेपन विधि, एक एक करके सारे हेडिंग को अच्छे से समझा रही हूँ, अच्छे से पढ़ना। ठीक है, बहुत अच्छे से आ जाएगा। विद्युत लेपन विधि क्या है? निकिल और क्रोमियम आदि धातुओं की परत पर विद्युत लेपन से लोहे की परत चढ़ाई जाती है। देखो, निकिल और क्रोमियम ये हमारी एक धातु होती है, जिस धातु होता है और ये हमारा तत्व होता है, और आदि धातुओं की परत पर विद्युत लेपन चढ़ाया जाता है। विद्युत लेपन की परत चढ़ाई जाती है, लोहे की परत पर चढ़ाई जाएगी। ठीक है, ये धातु में लोहे की परत पर चढ़ाई जाएगी। ठीक है, इसी को विद्युत लेपन विधि कहेंगे। और जो हमारा इसका उदाहरण है वो होगा वाहनों के रिम में या हैंडल में। ठीक है, ये परत चढ़ाई जाती है। ठीक, बस अब हमारा तीसरा चैप्टर धातु और अधातु खत्म हो गया। ठीक है, धातु अधातु खत्म हो गया है। और अब हमारा अगला चैप्टर होगा कार्बनिक यौगिक, ऐसे कुछ है, मतलब 14 चैप्टर होगा और उसको पढ़ना है। उसको टाइम लगेगा पढ़ने में क्योंकि उसमें क्रियात्मक समूह और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड समझना रहेगा, टाइम लगेगा उसमें, पर अच्छे से समझेंगे। ठीक है,
और अगर आपको हमारा जो ये मैं पढ़ाई हूँ अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। उसके बाद अगर किसी को भी ये तीसरा चैप्टर नहीं समझ में आया है तो वो कमेंट कर देगा, मैं दोबारा से इसको पढ़ा दूँगी, ठीक है। या कोई टॉपिक इसमें से नहीं समझ में आई हो या ये चैप्टर ही नहीं समझ में आया हो पूरा तो मुझे बताना, मैं समझा दूँगी अच्छे से, ठीक है। दोबारा से पढ़ा दूँगी। हाँ, थैंक यू।